ये बड़े बड़े मैक्स फोर्टिस और ये हॉस्पिटल हैं, इन्होंने सोच बदल दी है जी। अब तो गांव के पेशेंट जाते हैं बड़े हॉस्पिटल में, तो उनकी बीमारी देख के किसी ने जहर ले लिया, हार्ट अटैक है, तो पूछ लेते हैं भाई कितनी ज़मीन है, या 1 एकड़ ज़मीन तेरी बेच दे अगर ठीक करवाना है तो। मतलब कि वो लूटपाट मचा रखी है आपका कहना है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीश पोलिस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अश्विनी शर्मा जो कि BMS रोहतक से हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो कि इन्होंने इमरजेंसी से किया है, पुणे में पढ़े हुए हैं, हिसार में काम किया है, गोहाना में काम किया है, इमरजेंसी स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व मेरे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे डॉक्टर कैसे बने। आज के समय में बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी महसूस हम कर पा रहे हैं। बहुत से बच्चों का सपना है कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो जाना ये जाए कि डॉक्टर की प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है, 10वीं 12वीं में हम कैसे पढ़ें। बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही अच्छे ऑपरेशन भी करते हैं, बहुत अच्छा नाम है इनका। इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से डॉक्टर बना जा सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो सर, शुरू में आप अपने बारे में बताएं थोड़ा। मैं डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी। बेसिकली गांव मेरा सिंगवाल है, रहता यहाँ नरवाना में हूँ जी। मेरे को 10 साल हो गए यहाँ प्रैक्टिस करते हुए, शांति हॉस्पिटल, मैटरनिटी सेंटर एंड बवासीर सर्जिकल हॉस्पिटल। जी। मैंने 2009 में MDU से BMS कंप्लीट की। जी। उसके बाद फिर मैंने सिम्बायोसिस पुणे से इमरजेंसी मेडिसिन का डिप्लोमा होता है वो किया। जी। फिर मैंने MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया। उसके बाद फिर मैंने MA साइकोलॉजी की। फिर एक डिप्लोमा होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी, वो किया। एक ये पाइल्स के ऑपरेशन, बवासीर के ऑपरेशन के लिए जो आजकल बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए फिर मैंने एक डिप्लोमा दिल्ली से किया। जी। लोगों की डिमांड को यहाँ को देखते हुए फिर मैंने एक डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ साइंस, ये IGNOU से कॉरस्पोंडेंस से किया। मैं तब से, जब से मेरी डिग्री हुई है तब से मैं लगातार स्टडी कर ही रहा हूँ। अब भी मैंने एडमिशन लिया हुआ है। जी सर। अब मैं सोच रहा हूँ PhD साइकोलॉजी के लिए, तो अभी ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ी दिक्कत है। जी। फिर मेरी और भी रुचि थी, फिर मैंने MBBS इंडो एलोपैथिक कोर्स होता है अल्टरनेट मेडिसिन का, वो भी मेरा रिसेंटली अभी कंप्लीट हुआ है। जी। तो अब फिर मैं PhD के लिए अभी ट्राई कर रहा हूँ। जी। थोड़ा हमें बताएं कि डॉक्टर बनने के लिए 10वीं और 12वीं में क्या लेना ज़रूरी है। साइंस डॉक्टर के लिए 10वीं तक की तो स्टडी सबकी कॉमन ही होती है। जी सर। +1 के बाद फिर उसमें कई ब्रांचेज हो जाती है, कॉमर्स, आर्ट, मेडिकल, नॉन मेडिकल। तो जिसको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है उनके लिए नॉन मेडिकल होता है, जिसको मेडिकल या डॉक्टर बनना है उसको मेडिकल लाइन लेनी होती है +1 +2 में। जी। तो उसके बाद मेडिकल के जो +2 के परसेंटेज 50 या 55 से अबव होता है, जो वो PMT या अब फिर जो पहले हमारे टाइम में PMT का टेस्ट होता था, प्री मेडिकल टेस्ट। जी। तो उसमें रैंक के हिसाब से पहले MBBS, फिर BDS या BMS या जिसको जो लेना होता था उसके हिसाब से मिलता था एडमिशन। अब सरकार ने ये सिस्टम ख़त्म करके MCI के अंडर आता था ये सिस्टम, वो डिजोल्व कर दी है उसमें। तो अब नीट स्टार्ट किया है, ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होता है, तो उसमें काफ़ी पारदर्शिता है और सीटें भी काफ़ी बढ़ गई है। हमारे टाइम में MBBS का ये रोहतक PGI की मेडिकल कॉलेज था, तो हरियाणा में कम से कम 8 से 10 तो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। सीटें हमारे टाइम में प्राइवेट की और वो सारे लगा के पेड वो 300 के करीब थी सारी। अब सीटें भी हरियाणा में 2000 से ऊपर हैं। जी। कई मेडिकल, अब 2 मेडिकल और अभी रिसेंटली मेडिकल कॉलेज की बातें चल रही हैं, उनके लिए भी अब नींव रखी है। जी। CM खर्च। जैसे 12वीं के बाद MBBS करना चाहता कोई बच्चा, तो उसके 12वीं के बाद क्या करना पड़ेगा। 12वीं के बाद अगर +1 +2 में वो पहले ही गोल बना देते हैं बच्चे। अगर +1 +2 में वो अच्छे से मेहनत करता है, जी, साथ में उनके साथ ही स्टडी का वही सिलेबस वही होता है। जी। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। जी। तो उसमें रैंकिंग के हिसाब से फिर एडमिशन मिलता है उनको। जी। तो सिलेबस वही होता है, कुछ नहीं होता। +1 +2 का जो सिलेबस है ना NCERT का, जी, तो वही ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है। जी। जिसके पास +2 मेडिकल से थी, +2 मेडिकल में जो पास हो जाता है बच्चा 55% लेके या 50, तो एलिजिबल होता है इस नीट टेस्ट के लिए। उसके बाद फिर ऑल इंडिया में अब सारे मेडिकल कॉलेजों की सीटों को मर्ज कर दिया। जी।
पहले स्टेट वाइज होती थी, अब सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, कहीं घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा नेट पे आ जाता है, काउंसलिंग भी उसी से हो जाती है। जिसका रैंक जितना आता है वो कॉलेज फिल कर देता है कि मेरे को इसमें चाहिए, तो एडमिशन ले लेता है। लगभग कितनी फीस देनी पड़ती है उनको? फीस लगभग 60 से 80% तो जितनी सीटें हैं तो उनमें तो फ्री ही होता है। लगभग फीस है उनकी 4-5 हज़ार रुपये में फ़ीस होती है सरकारी कॉलेज की, तो गवर्नमेंट ही उठाती है उनका खर्चा। तो मतलब एक एग्ज़ाम कंपटीशन का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा? हाँ, वो नेट पहले PMT होता था, अब 2 साल से नेट का स्टार्ट किया है उन्होंने, नेशनल लेवल पे टेस्ट है ये जी। तो उसमें अगर जो रैंक आती है तो उसके हिसाब से मिलता है उनको फिर एडमिशन। जो उस रैंक से बाहर हो जाते हैं तो फिर वो बाहर विदेशों में करते हैं स्टडी? अगर उस जो रैंक जिसका नीट में रैंक नहीं आया, जिसको प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं मिल रहा, जिनका नीट में रैंक कम आता है तो उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाते हैं। उनमें फ़ीस लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के करीब है तो प्राइवेट कॉलेज में। फिर हाँ, फिर जो डॉक्टर हैं जिनके नाम चले हुए हैं उनके बच्चे ले लेते हैं जी। तो विदेशों में बच्चे जाते हैं, वहाँ 20-20 लाख में भी हो रहे हैं। विदेशों में अपने यहाँ इंडिया में क्राइटेरिया है कि इस मेडिकल कॉलेज में, जैसे रोहतक मेडिकल कॉलेज में, कि 100 से ज़्यादा सीट नहीं हो सकती, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी इतनी ही है जी। तो विदेशों में ये सिस्टम नहीं है। वहाँ पे ये है कि अगर आप +2 क्वालिफाइड हो तो आप इंडियन एम्बेसी के थ्रू आप जाओ, रशिया में, चाइना में, कजाकिस्तान में, नेपाल में, वहाँ सीट कई कंट्री में सीट लिमिटेड नहीं है। वहाँ पे रशिया में एक जो मेडिकल कॉलेज है उसमें हज़ार मेडिकल सीटें हैं। अपने यहाँ इंडिया में तो पूरे हरियाणा में ही 1000 से 2000 सीट हैं। वहाँ एक ही मेडिकल कॉलेज में उनमें सीटों की संख्या नहीं होती जी। जितने बच्चे आते हैं वो ले लेते हैं एडमिशन। तो वहाँ फीस भी एवरेज पहले हमारे टाइम में 10 लाख के करीब होती थी, अब 15 से 20 के करीब है जी। आपने कहाँ से किया है? मैंने MDU रोहतक से किया है जी। हाँ। तो आपका रैंक में नंबर आ गया था फिर तो? हाँ, मैंने PMT के थ्रू लिया था। कितना रैंक आया था आपका? मेरा 200 रैंक था जी। बहुत अच्छे। आपका ये सपना कहाँ से उजागर हुआ डॉक्टर बनने का? डॉक्टर का सपना तो डॉक्टर मेरे मामा जी हैं, डॉक्टर CD शर्मा, गोहाना में बहुत ही प्रख्यात सर्जन है, उनका काफ़ी नाम है। आप अगर किसी से जिक्र करोगे तो उन्होंने OPD फीस भी मात्र 5 रुपये रखी हुई है। वो बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, कई सालों से ऑपरेशन कर रहे हैं। 5000 10,000 में पाइल्स की, अपेंडिक्स की, और ये जो बच्चा दाने का ऑपरेशन होता है जिनके आमतौर पे ये 30-30 हज़ार ले लेते हैं, वो बहुत कम रुपए में करते हैं। और टेस्ट भी उन्होंने सरकारी रेट पे रखे हुए हैं, सारे जो टेस्ट होते हैं उनके वो सरकारी रेट से भी कम है उनके जी। तो उनसे कन्विंस हूँ मैं सोच रहा हूँ कि उनकी लाइफ का जो उन्होंने किया है कि अगर मैं 10% भी उनका कर पाऊँ तो मेरी प्रेरणा मिल रही है, हो जाएगी। हाँ, तो हमें ये बताइए कि एक स्पेशलिस्ट बनना हो किसी एक चीज़ का, जैसे ऑर्थो का बनना है, तो वो कैसे होगा? स्पेशलिस्ट के लिए जो MBBS जिसने कर लिया है उसके बाद अलग से हर मेडिकल कॉलेज की अलग से सीटें होती है कि उसमें जैसे PGI में मान लो ऑर्थो सर्जन की 5 सीटें हैं, जनरल मेडिसिन की 10 सीटें हैं, जनरल सर्जरी की 5 सीटें हैं। तो हर मेडिकल कॉलेजों में जो पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, PGIMS का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज, तो PG सीटें भी होती हैं उनमें। तो PG में यही आती है MD जी, तो MD MS। तो उसके लिए अलग अलग कॉलेजों की जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, जो फैसिलिटी के हिसाब से बताते हैं कि भी इसमें इतनी सीटें हैं, तो वो अपना टेस्ट रखते हैं। उस टेस्ट के हिसाब से जिसका रैंक आता है वो ले लेते हैं। जैसे MD MS ये 3 साल के कोर्स होते हैं, ये PG कोर्स होते हैं। ये MD की कई ब्रांचें होती है, जैसे स्किन की होगी, MD मेडिसिन, और MD साइकेट्रिक जो दिमाग के होते हैं। तो MD की भी 7-8 ब्रांचें हैं, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सर्जरी में जनरल सर्जरी होती है जी। मतलब कंपटीशन तो इसमें भी रहता है? इनमें और ज़्यादा कंपटीशन होता है। MBBS की सीटें हैं उनके लगभग 1/4 सीटें PG की होती हैं जी। हाँ, डॉक्टर बनने के लिए क्या एज लिमिट रहती है? एज लिमिट का कोई अभी तक वो नहीं है, 18 साल से कम
+2 पास के बाद MBBS का नहीं दे सकता। उसके बाद फिर 35 या दे सकते हैं पढ़ाई की, इनमें अभी कोई वो की नहीं हुई। MBBS 5 साल की रहती है? MBBS 4.5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 5.5 साल की MBBS होती है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में MD या MS ये 3 साल की होती है। अब उसके बाद भी पहले इतना वो नहीं था, विदेश मॉडल को देख के अब यहाँ अपने इंडिया में भी सुपर स्पेशलाइजेशन का कोर्स कर दिया है, DM और MCH। सर्जरी के बाद MCH होता है 3 साल का, और MD के बाद DM होता है, वो भी 3 साल का होता है। जैसे DM कार्डियोलॉजिस्ट जो ये स्टंटिंग वगैरह बाईपास सर्जरी करते हैं, और ये MCH होते हैं जो DM MCH ये गैस्ट्रोलॉजी वगैरह के, MCH न्यूरो सर्जरी जो ये ब्रेन के ऑपरेशन करते हैं। तो अब MD के बाद भी 3 साल का MCH इंडिया के लगभग जो मोस्ट रेपुटेड कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेज, उनमें स्टार्ट हो चुका है। उनकी सीटें काफ़ी कम है, कंपटीशन काफ़ी टफ है, लेकिन डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। जी हाँ। तो आप हमें बताइए, एक डॉक्टर के नीचे नाम के नीचे लिखा होता है BMS और MBBS, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? BMS का मतलब है ये आयुर्वेदिक, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जी, ये आयुर्वेदिक वर्ड होता है बस उसमें। जी। तो और जो MBBS है उसमें एलोपैथ का फ़र्क है बस, एक का जो आयुर्वेद उसमें एलोपैथ का। जी, आपके हिसाब से कितना आसान और कितना मुश्किल है मेडिकल की पढ़ाई? मेडिकल की पढ़ाई अगर किसी पहले काफ़ी टफ था, सीटें कम थी, अब इतना वो नहीं है। अगर बच्चे में टैलेंट है, उसको सही टाइम पे गाइडलाइन मिल जाती है, टीचर ठीक हैं, तो इजीली क्रैक कर देता है बच्चा MBBS का। अगर उसका गोल सेट है तो वो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पहले होता था सीटें बिक जाती थी, जो डॉक्टर है उसका लड़का ही जाता था, या काफ़ी जो क्रीम है 10% में आता था वही जाते थे। अब ऐसा है नहीं, अब ट्रांसपेरेंसी भी काफ़ी है। अब जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी जागरूक हैं। अपने हरियाणा के गांव के लड़के भी DM तक पहुंचे हुए हैं, MCH किए हुए हैं, CMO तक बने हुए हैं। अपना माइंड सेट कैसे करें? माइंड सेट तो लोगों को देख के प्रेरित हो जाते हैं, डॉक्टरों को देख के, तो फिर वो अपने फैमिली के हिसाब से मोटिवेशन मिल जाता है उनको। या फिर जो अब आजकल सरकारी स्कूलों में भी फैसिलिटीज़ बढ़िया हैं, सरकारी स्कूलों में मेडिकल का स्टाफ, नॉन मेडिकल का स्टाफ बढ़िया है, अब वो मोटिवेट करने लग गए हैं। पहले इतना होता नहीं था, पहले जो गवर्नमेंट स्कूल थे उनमें ये फैसिलिटी नहीं थी मेडिकल नॉन मेडिकल की। अब ये लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में 20-30 स्कूल हैं जहाँ पे अच्छे टीचर हैं, प्राइवेट स्कूलों की बजाय अच्छे टीचर हैं जी, मेडिकल और नॉन मेडिकल के, वो मोटिवेट कर रहे हैं। तो जी अगर बच्चे में टैलेंट है तो उसमें वो दिक्कत अब आती ही नहीं पैसे की, या अगर मेहनती है तो वो पहले ही रैंक में आ जाता है। हाँ, गरीब बच्चे का वो। अब आप देख लो UPSC में ये प्रदीप था, ये सिंपल फैमिली से है जी, तो इसने पूरे इंडिया में टॉप किया है। ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है जी। UPSC जैसे आजकल बच्चों का फोकस फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या टिकटॉक, जितना ये है, ये 30-40% 50 आप ये लगा लो, इनमें आ जाते हैं। जिन्होंने गोल सेट कर लिया वो इसमें टाइम नहीं लेते जी, वो इसका सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं सिर्फ नेट पे पढ़ने के लिए, सर्च के लिए। उस जो मान लो कोई टॉपिक है उस पे और ज़्यादा डीप स्टडी के लिए जी, नेट पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं कंफ्यूज हो जाए, कुछ समझ में नहीं आए, तो इसके नेट के दोनों ही फ़ायदे हैं। तो वो इस यूज़ में करते हैं, कुछ बंदे दूसरा यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, वो मिसयूज़ बोल दो आप उसको, वो मिसयूज़ करते हैं। लेकिन कई बंदे वो जिनको बुक्स में आप सारी कुछ लिख नहीं सकते, तो उसको समझने के लिए कई सोशल मीडिया का सहारा, गूगल का सहारा लेते हैं। उसमें आपको बहुत एक्सप्लेन अच्छी इजीली लैंग्वेज में और उसमें पता लग जाता है। तो जो बच्चे होते हैं जिन्होंने गोल सेट किया हुआ होता है, वो सोशल मीडिया पे लगभग टाइम नहीं लगाते। वो अपनी पढ़ाई के लिए मान लो गूगल सर्च कर लिया, ये कर लिया, तो या अपने घर बात कर ली। जो बंदे यहाँ के जाते हैं जैसे कोचिंग के लिए, कोटा वगैरह या वो, तो मैक्सिमम जो टॉपर्स होते हैं या जिनके रैंक आए हैं वो इसका यूज़ नहीं करते। आप इनमें न्यूज़पेपर में भी देखो, जो +2 में जिन्होंने अच्छे नंबर लिए हैं, बोर्ड में भी, तो वो स्टडी में ज़्यादा टाइम देते हैं, वो इसमें इतना वो नहीं करते फोकस जी। आप स्वतंत्रता सेनानी हमारे भगत सिंह जैसे, शहीद सुभाष चंद्र बोस जी से, इनसे बहुत प्रेरित हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं संक्षेप में। ये प्रेरणा मेरे को मेरे मामा जी से मिली है। उन्होंने जन चेतना मंच गोहाना में रखा हुआ है और शहीद के लिए वो काफ़ी अपना टाइम भी, ये डॉक्टरी लाइन से ज़्यादा टाइम वो उसमें लगाते हैं लोगों की सेवा के लिए। अब भी वो
अपना जब से ये कोरोना का वो चला है तो उन्होंने काफ़ी सेवा की है वहाँ के लोगों की। और वो भगत सिंह के जीवन से स्टडी कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से ही वो उनसे प्रेरित थे। तो उन्होंने अब तक की अपनी, उनकी एज 55-60 के करीब है, सारी एज उनके विचारों पे ही लगा दी उनको वो करने के लिए। तो अंत में आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो व्यूअर्स हमारे डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं? मैं उनको यही कहूँगा कि ये कोई ज़्यादा आज के टाइम में कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप अपना गोल फिक्स कीजिए, स्टडी को टाइम दीजिए, अपने जो किसी आसपास कोई डॉक्टर हो या कोई अच्छा साइंस का टीचर है उनसे कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे डिस्कस कीजिए। अब सीटें बहुत हो चुकी हैं नीट के थ्रू ना, अब बंदे को काउंसलिंग में या उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती। अगर सरकारी कॉलेज में आपका अच्छा रैंक आता है तो फ्री में, लगभग फ्री 5-10 हज़ार ही फीस होती है उनकी। उनका खर्चा एक साल का 10-10, 15-15 लाख होता है, वो सरकार वहन करती है। तो बहुत ही अच्छा मौका, बहुत अच्छा मौका है। अब सीटें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि आप गांव के लोग काफ़ी निकलने लगे अपने आसपास से, पहले ऐसा नहीं था जी। हाँ, आपके व्यूअर्स को ये भी बोलूँगा कि जो ये MBBS वगैरह या जो डॉक्टर सरकारी उससे करते हैं तो ये उनकी फ़ीस मात्र एक डिसिप्लिन के लिए रखी जाती है। वो फीस वो सरकार वहन करती है सारा खर्चा उनका। जी। तो वो पढ़ते हैं अपने, जो टैक्स पे करते हैं हम उसके बलबूते पे। तो उनका दायित्व तो बनता है डॉक्टरों का, या MBBS हो, MD हो, BAMS हो या कोई भी हो, कि वो एक बार डॉक्टर तो बन गए सरकारी उससे। तो आप अपने ओहदे पे बैठे हो तो इतनी लूटपाट ना मचाओ, तो अपना काम गरीबों को देख के ईमानदारी से, हाँ, ईमानदारी से करो। कि हम देखते हैं हमारे पास पेशेंट आते हैं, 10 रुपये यहाँ से निकालेंगे, 10 इस जेब में से निकालते हैं, फिर उनसे क्या लें कि गरीबी बहुत ज़्यादा है लोगों का। पहले ये मानना था कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन अब ये बड़े बड़े मैक्स फोर्टिस और ये हॉस्पिटल हैं, इन्होंने सोच बदल दी है जी। अब तो गांव के पेशेंट जाते हैं बड़े हॉस्पिटल में, तो उनकी बीमारी देख के किसी ने जहर ले लिया, हार्ट अटैक है, तो पूछ लेते हैं भाई कितनी ज़मीन है, या 1 एकड़ ज़मीन तेरी बेच दे अगर ठीक करवाना है तो। मतलब कि वो लूटपाट मचा रखी है आपका कहना है। हाँ। तो मैं आपके माध्यम से यही कह रहा हूँ कि जो ये डॉक्टर है जो बड़े ओहदे पे बैठे हैं, लोग उनको भगवान समझते हैं। और वो मैक्सिमम डॉक्टर जो सरकारी कॉलेज से पास आउट होते हैं, वो उनमें स्टेमिना, इंटेलिजेंट है, वो नॉलेज होती है उनको। तो मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि वो अपने काम के लिए ही, इतना भी ना कि लोगों को लूटें की, क्योंकि वो अपने टैक्स से, अपने पैसे से ही बने हुए हैं जो बने आज के टाइम पे। नहीं तो अब आप पेड सीट का पे अगर एडमिशन लेते हो 1 करोड़ फीस है। जी सही बात है। तो 1 करोड़ में कहाँ कितना आप मान के चलो, 1 करोड़ रुपए दे के बच्चा दे नहीं सकता। तो दे ही नहीं सकता। 1 करोड़ में दे के वो डॉक्टर बनेगा तो क्या करेगा फिर आगे। जी। तो जो मैक्सिमम डॉक्टर सरकारी कॉलेजों से बने हुए हैं, वो सरकारी पैसे पे बने हुए हैं, आम लोगों के, गरीबों के टैक्स से बने हुए हैं। तो वो लूटपाट ना मचाएं, जन सेवा के प्रति ज़्यादा अपना फोकस रखें। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा। तो दोस्तों, डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे विचार दिए और एक तंज कसा जो लूट कसोट मचा रखी है जिन्होंने। आशा करता हूँ उनके विचार आपको पसंद आए होंगे। आप नीचे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद। थैंक यू।